जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या क्या है इसका क्राइटेरिया है। जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की 27 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर लास्ट डेट है। जो कि 18 दिसंबर इसकी आप जो कि गलती कर देते हैं फॉर्म में, उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। 18 दिसंबर तक लास्ट डेट उसकी है। जो कि इसको संपूर्ण नोटिफिकेशन को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके एग्जाम संबंधित जो कि आपके महत्वपूर्ण है। सिलेबस को भी इसमें हम कंप्लीट देखेंगे और क्या क्या शारीरिक मापदंड है उनको भी हम कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। कंप्लीट वीडियो पर बने रहें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि दिनांक 23 दिसंबर 2023 को अभी लेटेस्ट तुरंत ही ये जारी किया गया है। और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आप बहुत ही दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट इस पर जानने का प्रयास करते हैं। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तैयारी में लग जाएं और आपके लिए समय भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर जो कि बेड 5200 से 2000 पे ग्रेड है। जो कि आपका देख सकते हैं 2000 जो नए वेतनमान, जो कि मैं मैट्रिक्स 21,700 रुपये के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इनको जो वैकेंसी हैं उन पर हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अनारक्षित, जो कि जनरल बोलते हैं, कितनी वैकेंसी हैं? 24,102 वैकेंसी हैं। जबकि EWS के लिए 6,024 वैकेंसी हैं। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 वैकेंसी हैं। जबकि अनुसूचित जाति के लिए 12,650 वैकेंसी हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसी हैं। यानी कुल 60,244 पद होने वाले हैं। बहुत ही खुशी की बात है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है, क्योंकि इसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया बंद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही समय में ये भर्ती निकली है। तुरंत ही अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। आवेदन की समय सारणी देख सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि जो कि 27/12/2023 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 16/1/2024 तक कंप्लीट ये फॉर्म भरे जाएंगे। जो कि आप शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि आवेदन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये, जो कि 400 रुपये निर्धारित किया गया है कि 400 रुपये आपकी फीस लगेगी। अर्हताएँ जान सकते हैं क्या क्या इसमें अर्हताएँ दी गई हैं। जो कि राष्ट्रीयता है, जो कि भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके लिए आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है। और इसकी शैक्षिक अर्हताएँ, ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है आपके लिए। हम उन पर ही जो चर्चित आयु पर बात कर सकते हैं, क्योंकि आयु में कितनी छूट मिल सकती है। भर्ती के लिए यह आवश्यक है, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 यानी 1/7/2023 तक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी जो व्यक्ति 22 वर्ष का हो चुका है तो वो फॉर्म बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं होगा भरने के लिए। यानी इसका जो समय सीमा दी गई है 21 वर्ष तक व्यक्ति इस फॉर्म को जनरल वाले भर सकते हैं। 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए जान सकते हैं। जैसे महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 25 वर्ष के लिए छूट दी गई है। अब बात करते हैं परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथार्थ प्रवर्ती शासनादेश निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। जो कि जो 5 साल के लिए छूट मिलती है SC ST के लिए, और उनको छूट दी जाएगी। आगे हम और शारीरिक स्वास्थ्य के इस पर
जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया है ये लिखित परीक्षा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे लिखित परीक्षा कैसी होगी? ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित में 4 विषय होंगे, जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित भर्ती के लिए नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक काट लिए जाएंगे। यानी आप जो गलत करेंगे उसके लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा जो होगी ओमार बेस्ड होगी, यानी परीक्षा जो होने वाली है आपकी ऑफलाइन होने वाली है, ओमार मिलेगी के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जो कि पाठ्यक्रम फर्स्ट 1 के पर संलग्न होगी। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी एक से अधिक अगर ज़्यादा विद्यार्थियों के आवेदन हो सकते हैं तो वह परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी कराई जा सकती है। ऐसा कोई जो कि ऊपर जो कि अखबार में दे रखा था कि एक ही पाली में परीक्षा होगी, नहीं, एक भी अगर बच्चों के देखा जाए तो सेंटर बन जाएंगे तो एक ही पाली में परीक्षा कराई जा सकती है, नहीं तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। और भी देखते हैं, जैसे लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने का की दशा में ऐसे परीक्षाओं से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का प्रकाशन, विषय सूचना, विज्ञापित संख्या PRP जो की संख्या दे रखी है, दिनांक 18/12/2023 में विधि द्वारा यानी विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बात कर लेते हैं शारीरिक, जो कि शारीरिक मानक परीक्षण है। इससे संबंधित जो कि फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है उसमें जैसे ऊंचाई कितनी है, जैसे सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जातियों के लिए पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 100 जो कि न्यूनतम जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि सीना 79 यानी 79 जो कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना की जो सीने मापने की जो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर जो कि 84 सेंटीमीटर फुलाने पर मांगा गया है, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए जबकि फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य कर दिया है। अगर आपको 5 सेंटीमीटर सीना नहीं फूलता है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं, जो कि ऊंचाई महिलाओं के लिए सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों को तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए यानी सभी के लिए जो कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि वजन पे बात करते हैं, जैसे महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन की होनी चाहिए, अभिलेखा की न्यूनतम तो 40 होना चाहिए, वैसे कितना भी हो। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानदंड परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इससे यथार्थ समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। यानी जो कि
पुलिस की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। उस पर समय समय पर आपको सूचना जारी कर दी जाएगी। अब देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, अन्यथा प्रकृति की होगी। इसी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में मांगी, जबकि महिलाओं के लिए 2.4 यानी 2 किलो 400 मीटर दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। चयन व अंतिम योग्यता सूची इससे दे रखी है। अब हम बात करते हैं जैसे आरक्षण व आयु सीमा में छूट। लंबत एवं क्षतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्य में जो अनुभाग संख्या इतनी दे रखी है, इसमें जो कि ऐसा कुछ खास नहीं है। और आगे देखते हैं जो कि हमारे काम के जो कि कुछ EWS के लिए देखते हैं। जैसे इनमें देखते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य पिछड़े वर्ग जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के समय पर यथावत संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित व भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 के उपबंधों और भर्ती समय पर प्रवर्तक सरकारों के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10% उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि दिनांक अधिनियम जो कि 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि EWS हैं उनको 10% आरक्षण देने की छूट की गई है, जिसके परिवार के समस्त स्रोत से वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 8 लाख रुपए से कम होने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या दे रखी इतनी जो कि प्रतिशत आरक्षण EWS अनुमान्य होगा। यानी EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा, वो आरक्षण उनको दिया जाएगा। अब देखते हैं होमगार्ड के आरक्षण शासनादेश संख्या ये दे रखी है, जो हमारे काम की भी नहीं है। अब ये देखते हैं लंबत आरक्षण। जैसे अनुसूचित जो जाति के लोग हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट का संघ लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो कि 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जो कि उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। आर्थिक रूप से जो कि कमजोर वर्ग के जो कि EWS के छात्र हैं उनको ये छूट नहीं दी गई है। EWS प्रमाण पत्र प्रारूप पत्र संख्या ये जारी करनी जाएगी, उनको ये छूट नहीं दी गई है। अब देखते हैं क्षतिज आरक्षण। ये हमारे कोई काम का भी नहीं है और जो अपने काम का है उस पर एक नज़र डालते हैं। ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पर हम जानेंगे। सामान्य अध्ययन के ये सभी चैप्टर हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृत से भारतीय कृषि, वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या से, पर्यावरण से, नगरीकरण से, भारत का प्रथाओं से संबंधित जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से, मानवाधिकार से, आंतरिक सुरक्षा से, आतंकवाद जो कि भारत में उसके पड़ोसी देशों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बीच का संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व से संबंधित समसामयिक विषय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी, मुद्रीकरण से, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेवा पुरस्कार से भी, सामान्य देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य हिंदी से जो कि हिंदी
और अन्य भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से तत्सम तद्भव से पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थ शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संबंधी समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपहृत जोग बोध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखकों से भी उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विविध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं मैथ के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, जो कि संख्या एवं मानसिक योग्यताएं, जो कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, सरलीकरण एंड सिंप्लीफिकेशन यानी दशमलव और भिन्न, समावर्तक महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, जो कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न आएंगे। प्रतिशतता से लाभ हानि छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना और एवं विश्लेषण कार्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विविध से और कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानसिक योग्यता यानी जो कि आपकी रीजनिंग है, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर एवं संख्या और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का निश्चय करना, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जैसे जनहित, कानूनी एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना वैश्विक स्तर की, जैसे पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वाले प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, बुद्धिलब्धि, जो कि जैसे संबंध आंशिक समानता, परीक्षण असमानता और चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने परीक्षण, संकेत लिपि और संकेत लिपि समझना, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित करना, तार्किक क्षमता जो कि रीजनिंग, जो कि समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता पर पर्यवेक्षक संबंध, अवधारणा और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। हमने कंप्लीट सिलेबस को जान लिया है और पीछे भी अब कुछ नहीं है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कंप्लीट वीडियो पर बने रहें। और आपने हिंदी कंप्लीट नहीं पढ़ी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि उसको ज्वाइन करें, वहाँ से कंप्लीट हिंदी और स्टैटिक जीके कंप्लीट देख सकते हैं। और पॉलिटी टीवी क्लास भी वहाँ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जीके यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि वहाँ पर मैंने सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझाया, जो कि आपके पुलिस संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करके। जय हिंद, जय भारत।